ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना। कल किसी ने पढ़कर देखा, कोई प्रॉब्लम आया तो बताइए। ईशान सिंदल कौन है? राजेंद्र सिंदल है ना? यस मैम, राजेंद्र सिंदेली है। ओके ओके, ईशान लिख रखा है। हाँ देखिए, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस, सॉरी ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल्स के बारे में। मैंने आप लोगों को नेशनल लॉ स्कूल पढ़ाया था। किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें किसी ने पढ़कर देखा? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नई नई कई सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो उन चीज़ों को डिस्कस हम तभी कर पाएंगे जब मुझे पता चले कि हाँ आपका एक क्वेरी है, आपको यहाँ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ इशू है। तो अर्शिया, अजय, अनुष्का, किसी ने पढ़ा है? डेफिनेटली मैम मैंने तो आज ही ज्वाइन करा है मैम, पढ़ा नहीं है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते पढ़ा था। तो फिर कोई प्रॉब्लम आया पढ़ा था तो? नहीं मैम, वो तो जो आपने कल समझाया था उतना ही पढ़ा, तो वो तो समझ में आ गया प्रॉपर। उसका रिगार्डिंग एक केस लॉ पढ़ रहे थे, अब वो पढ़ के आपसे डाउट पूछ लेंगे। अच्छा, मतलब कि मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, पर जब बुक से पढ़ा तो समझ नहीं आया, ऐसा? नहीं मैम, वो आ गया समझ, जो आपने पढ़ाया था कल वो पूरा आ गया था समझ, जब मैंने पढ़ के देखा तब। ओके, वेरी गुड। देखिए, समझ में आने जैसी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग इस चीज पर फोकस करिए कि हाँ हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग टुकड़ों में हम पढ़ते हैं, उसी को असेंबल कर दिया गया है एक जगह, है ना। अब जब हम इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको बहुत चीजें इजीली लगती हैं कि हाँ अलग अलग बिखरी हुई चीजें थी, लॉ, पनिशमेंट, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ, इन सभी चीजों को एक जगह असेंबल कर दिया और उन सबको मिलकर ज्यूरिस्प्रूडेंस बन गया, अलग से तो कुछ भी है नहीं। तो इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब हमने स्कूल्स पढ़े, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम स्कूल्स जब हमने पढ़े थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई स्कूल्स में नेचुरल लॉ स्कूल, तो नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है कि जो भी चीजें हैं कैसी हैं, उसका एक अलग अलग टाइम पीरियड था कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं। नेचुरल लॉ को कुछ ने यूनिवर्सल लॉ बोला, किसी ने लॉ ऑफ मेनकाइंड कहा, किसी ने उसे बुद्धि के साथ उसको कंपेयर किया कि हमारा जो विवेक, हमारा जो बुद्धि होता है वो हमारे लिए नेचुरल लॉ है। क्यों? क्योंकि नेचुरली सभी लोग इक्वल हैं, समान हैं, और हम सभी लोग एक गुड फेथ में रहते हैं। देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है ना। हाँ जत्ता तो भाई म्यूट कर लीजिए जिसका माइक खुला है। तो कोई भी व्यक्ति ना तो जन्म से अपराधी होता है, ना ही वो जन्म से कुछ अलग होता है। यहाँ पर हम नेचुरली अगर देखें तो वी ऑल आर इक्वल। हम सभी लोगों का गुड जो कंसाइन है वो एक गुड फेथ में बिलीव करता है। समटाइम्स सिचुएशंस अलग अलग आती हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें अलग हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ समटाइम्स क्राइम करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉ ये बोलता है कि इक्वली सभी को ट्रीट किया जाए, सभी को इस तरह से देखा जाए जिस तरह से नेचर सबको ट्रीट करती है। सभी के लिए हवा, पानी, आकाश, जमीन सभी के लिए है ना। बट हम लोगों ने रूल्स बना दिए, हम लोगों ने रेगुलेशंस बना दिए, हम लोगों ने चीजों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर सबसे मेन जो चीज है वो है सही और गलत के बीच का डिफरेंस नेचुरल लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत चीजें ये डिस्कस की थी और हम लोग नेशनल स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। नेशनल स्कूल मैंने डिफाइन किया था, आप लोगों को बताया था अलग अलग टाइम पीरियड में, सभी को शायद याद होगा। उस टाइम पीरियड के बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि एक लॉजिक समझिए इसके पीछे, सिंपल सा जो है कि अगर हम लॉ की बात करते हैं, हम लोग लॉ को डिस्कस करते हैं, तो आज से 500 साल पहले में बहुत डिफरेंस था, फिर उसके भी 500 साल पहले में और ज्यादा डिफरेंस था, है ना। आज से 100 साल पहले भी बहुत ज्यादा फर्क था। अभी आजाद हुए भी हमको 100 साल पूरे नहीं हुए, है ना। तो मीन्स यहाँ पर अभी हमारे पास हमारा लॉ आए तो कब 1947 के बाद हम लोग अपने लॉ के हिसाब से जीना हमने शुरू किया है। मीन्स यहाँ पर नेचुरल लॉ ऐसी चीज है जो बहुत 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 पुराना है। अब पर वो पुराना है तो उसके साथ लोगों ने अपने अपने अलग अलग टाइम पीरियड में उसको अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया। वही इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं जो उसका बेसिक है
वो चेंज नहीं हुआ और वही बेसिक आज तक हम लोग लेकर बैठे हैं। कौन सा? जैसे कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल समझा जाना चाहिए, जो लोग बैकवर्ड हैं उनको आगे लाना चाहिए। मीन्स यहाँ पर नेचुरली कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो, उन सभी में इवन हम लोगों ने एप्लीकेबल की हैं। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड हमने पढ़े थे उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से लोगों ने नेचुरल लॉ को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है। और जैसे कि यहाँ पर ये ग्रोशियस, जॉन लॉक, रूसो, जो लोग भी हैं, इन लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस्ड था कि पुराना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे देन हम लोग सिविलाइज्ड कैसे हुए, स्टेट कैसे बना। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जिन लोगों ने लॉ को डिस्कस किया है कि कैसे आज हम सिविलाइज्ड हुए, कैसे हमारे पास लॉ आया, कैसे हम लोग आज इस कंडीशन में आए कि हम लोग उस लॉ को फॉलो भी करते हैं। मीन्स हमें अगर कुछ चीजें चाहिए तो उसके बदले में हमने भी तो कहीं कुछ चीजों के लिए गिव अप किया होगा ना। तो वो क्या चीजें थी? तो वो चीजें थी हमारी अनलिमिटेड, हमारे मनमाने राइट्स जो थे वो। उसके बदले में हमने क्या लिया? कुछ प्रोटेक्शन ली। किससे? उसी सोसाइटी के लोगों से। सोसाइटी के लोग मीन्स इसीलिए इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि हम ही लोगों ने अपनी सोसाइटी के बीच में रहने वाले लोगों के साथ, जो कि मे बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा पावरफुल थे, उन लोगों के साथ हमने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने अपने मनमाने राइट्स उनको दिए और उसके बदले हमने किस चीज की प्रोटेक्शन ली? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में स्टेट मीन्स राज्य बनना शुरू हुआ है ना। तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ग्रोशियस, जॉन लॉक और रूसो, इन लोगों ने अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया है। अब जैसे कि एक रूसो का ही मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो ये रूसो है, इन्होंने जॉन लॉक का ये कहना है कि हम लोगों ने, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही सिंपल है, सिंपल के साथ हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, इसलिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने स्टेट बनाया, स्टेट बना तब जाकर गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बनी फिर हमारे पास लॉ आए देन। अब क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए, आज की डेट में भी सेम चीजें हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग उसको सोचेंगे इस तरह से तो क्या हो रहा है, आज भी हम प्रोटेक्शन किससे मांगते हैं? अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस थाने में, जुडिशरी, गवर्नमेंट के पास। मतलब यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज से हजारों साल पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टिल हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आपके बनाए हुए रूल्स तो मानेंगे, बट हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा? आप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इसी तरह इन लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर यही है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम लोग को कंट्रोल में रहना चाहिए। कंट्रोल में अगर नहीं रहते हैं तो हमारे ऊपर कई सारे नए नियम ला दिए जाते हैं जो कि जरूरी होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हर अलग अलग जो फिलोसोफर है उन लोगों ने अलग अलग उसके व्यूज दिए हैं। लॉक ने उसे सीधे ह्यूमन नेचर से कोरिलेट किया है, उसी तरह रूसो ने उसे रिलेट किया है जनरल बिल से। जनरल बिल मीन्स सोसाइटी में रहने वाले जो पब्लिक है, उन पब्लिक का जो विश था कि हम लोग क्या चाहते हैं, अपनी सोसाइटी से क्या चाहते हैं, तो उस तरह से उन्होंने अपने जो ओपिनियन दिए थे वो थे विल को लेकर के। हर कोई एक आर्टिफिशियल हम लोग एक अलग तरीके से रहते हैं और रियल में हम लोग कुछ अलग चीजें चाहते हैं। तो अगर हम सोसाइटी और स्टेट की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोगों का वो जनरल बिल होता है, क्योंकि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं बट वी डोंट वांट टू फॉलो देम, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, हम लोगों को सभी को मानना है। मींस इट इज अ जनरल बिल जो कि सभी लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप यहाँ ये नहीं कर सकते। सेम चीज फिर मैं बोलूंगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस कॉन्सेप्ट को अगर आज की डेट में जनरल बिल रूसो के कॉन्सेप्ट को भी अगर आप आज की डेट में उसे कोरिलेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टिल वी आर मींस उस चीज को हमने अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। आप बताइए क्या आज की डेट में जनरल बिल वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है क्या? डेमोक्रेसी के पार्ट पर देखिए तो भी आप उससे एग्री करेंगे। रूल्स रेगुलेशंस का इन्फोर्सिव जो उनका इन्फोर्स होते हैं उस पार्ट पर आप देखिए तो भी आपको समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कभी ये तो नहीं होता है कि आधे लोगों को छोड़ दिया गया है कि हाँ हाँ आप मत मानिए, आपके लिए आपकी बिल ज्यादा मैटर करती है। मैं बोल दूं बिल मतलब इच्छा, मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं मानना है ये नियम और मैं नहीं मानूंगी, तो क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, जनरल विल मीन्स जो सभी पर एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर जो नेचुरल लॉ का जो स्कूल है आपका, वो स्कूल बिलोंग करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग व्यूज दिए, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। जैसे लॉक ने बोला ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग नियमों में रह सकते हैं, अपने मनमाने राइट्स को किसी पर्टिकुलर ऐसी बॉडी को दे सकते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन दे। सेम चीज रूसो ने कही है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड की भी अगर हम बात करें तो हर टाइम के हिसाब से आज भी हमारे पास कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इवन कॉन्सेप्ट है जो कि पुराने को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा पार्ट है नेचुरल लॉ और नेचुरल जस्टिस। क्योंकि जब भी आप किसी रूल रेगुलेशन में जाते हैं, आप देखेंगे कि हर जगह हमें वो सुनने को मिलता है कि हाँ, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट तो नहीं है। तो क्या नेचुरल जस्टिस, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? वही जो अनुकूल हो, जो युक्ति युक्त हो, जो रीजनेबल हो, जो सही हो। एक पक्ष को सुनकर अगर ट्रायल कर दिया जाए तो क्या वो ट्रायल सही होगा? जैसे एक एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, अगर आप लोग को याद हो तो, कि अगर मैंने कोई मर्डर किया है और अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ मैंने मर्डर किया है और बिना किसी ट्रायल के आप मुझे पनिश कर दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा होगा? कभी सुना है आप लोगों ने आज की डेट तक कभी ऐसा हुआ है कि बिना ट्रायल, चाहे पुलिस वालों के सामने मर्डर होता है, उसके बावजूद क्या उसका ट्रायल नहीं चलाया जाता है? Yes or no? Anyone can speak up. नो मैम, ऐसा नहीं होता। कभी नहीं होता है ट्रायल, तो पूरा चलता है, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल है ये नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है कि दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा। चाहे व्यक्ति ने खुद ने मर्डर किया है, खुद जाकर थाने में खड़ा हो जाए और बोल दे कि हाँ ये मैंने मर्डर किया है, चाहे वो डेड बॉडी के साथ चला जाए, स्टिल क्या करेंगे हम लोग? तो ये नेचुरल लॉ की छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो एज इट इज हम लोगों ने एप्लीकेबल की हैं। तो नेचुरल लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लॉ का, वो बहुत नया नहीं है। आप अगर उससे अपने आज के टाइम में और आज के सिनेरियो में अगर उससे सीधे से उससे कोरिलेट करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सेम चीज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना। नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जो कि अभी आपको शायद समझ आया होगा, नहीं आता है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सामाजिक संविदा जिसमें हम ही लोगों ने अपने ही समाज के लोगों के साथ एक इस तरह की संविदा की कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें हमने हमारे ही समाज के कुछ लोगों से एक इस तरह की सुरक्षा चाहे, प्रोटेक्शन चाहा, जो कि हमें लाइफ का मतलब हमारे जीवन के अधिकार की सुरक्षा और हमारे संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, जिसके बदले में हमने उन्हें क्या दिया? हमारे मनमाने अधिकार। मनमाने अधिकार मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है? लॉ से। और उस टाइम पर तो लॉ था नहीं, मीन्स हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने ही बीच किया कि हम लोग आपस में ही एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे ही जो लोग हैं, मान लीजिए 500 लोग हैं, उनमें से 50 लोग हमारे लिए अगर रूल्स बनाते हैं और हम उन लोगों को मानते हैं, तो अब यहाँ पर वही लोग वो नियमों को पालने के साथ, उन नियमों को मानने के साथ वो 50 पीपल हमारे लिए क्या करेंगे? हमारी लाइफ की और हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी को भी ऐसा है समझ नहीं आया? फिलोसफी जो नेचुरल स्कूल की है, एक बार देख लीजिए अगर किसी को कुछ भी ऐसा है जो इसमें समझ नहीं आता है। देखिए, नेचुरल लॉ इज द मोरल थ्योरी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड ऑफन स्टेट दैट लॉ शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स एंड मोरल्स। आई थिंक कल हम लोग ये पढ़ चुके थे। है ना, जो कि सीधे करेक्ट सही क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक नेचुरल लॉ स्कूल तो समझ आया होगा। हम लोग आगे बढ़े। अजय, यस मैम। है ना, एक बार बुक से पढ़ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस मैम, ओके मैम। अब है आपका एनालिटिकल स्कूल। इसको लिखना विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस।
देखिए एनालिटिकल स्कूल also known as imperative school of the Austrian school is one of the four main school of jurisprudence। जो हमारे जो मेन 4 से 5 बोले जाते हैं, वैसे तो उन 5 स्कूल्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका एनालिटिकल स्कूल का। इससे जब हम पढ़ते हैं तो हम कई सारी नई नई चीजें सीखते हैं। मतलब अभी तक आपको ऐसा लगेगा कि अरे लॉ तो यही था, लॉ तो क्या होना चाहिए, मीन्स इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिस्कस की जरूरत है जो कि एनालिटिकल स्कूल में की गई है। The analytical school is propounded by Jeremy Bentham and John Austin। सबसे ज्यादा फोकस किया था जॉन ऑस्टिन ने। जेरेमी बेंथम का ऑलमोस्ट बीए के स्टूडेंट तो शायद जानते हैं। जेरेमी बेंथम का हमने यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में कि जो चीज उपयोगी है वही सही है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी यहाँ इससे जब आप लोग एनालिटिकल स्कूल से कोरिलेट करेंगे तो आपको पुराना उपयोगितावाद का सिद्धांत भी सीधे से समझ में आएगा कि यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो लॉ से किस तरह रिलेट करता है। The analytical school defines the relation of law with the state। The most important things जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लॉ क्या है। अब लॉ बन गए, जैसे मैंने बोला नेचुरल लॉ, अभी नेचुरल लॉ तो है, अब अगर प्रॉपर उसके पीछे सैंक्शन नहीं है, सैंक्शन मतलब शास्ति मतलब दंड, अगर उसके पीछे उसको ब्रेक करने के पीछे शास्ति नहीं है, दंड नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, तो ऐसे लॉ का कोई वैल्यू नहीं रह जाता जो कि एप्लीकेबल ना हो सके और जिसके जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को पूरा ना किया जा सके, है ना। अब अगर हम लॉ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा कि हमने रूल्स बनाए, हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया किन लोगों के बीच, अपने ही लोगों के बीच, कि हम आपके बनाए नियम मानेंगे, बट कब, जब आप हमें राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो वहां पर फेल है देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेंस है क्या। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भी एक ऑब्जेक्ट था, एक क्या दो थे, एक तो राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, इन दोनों की सुरक्षा। अब अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो उन नियमों का क्या सेंस है ना। तो उसी के बारे में बात करता है एनालिटिकल स्कूल की, लॉ का सेंस क्या है, लॉ क्यों बनाए जाएं, और अगर बनाए जाएं तो किस तरह से उन्हें एप्लीकेबल किया जाए, और अगर वो रिजल्ट न दे जिस ऑब्जेक्ट के लिए उन्हें बनाया गया है, अगर वो फुलफिल ना हो देन उसकी बात क्या। तो एनालिटिकल स्कूल अपने आप में विश्लेषण क्या होता है, हर एक चीज का इस तरह से विश्लेषण कि उसका आप पूरा निचोड़ निकालें कि यहाँ पर ये चीज सही है और ये गलत है, और अगर ये गलत है तो अब इसकी जगह सही क्या हो सकता है। मतलब यहाँ फिलोसफी है, आई नो, और इस फिलोसफी को समझने में कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है, प्लस जिस ऑब्जेक्ट को लेकर अगर कोई चीज बनाई गई है तो क्या वो उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर पा रही है। अगर नहीं कर पाती है तो फिर हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जैसे बोला कि पुराने नेचुरल लॉ चले आते हैं, ठीक, इसकी बजाय हम बोले कि हिस्टोरिकल लॉ, जैसे कि रूल्स की नाम आया मुझे, रूढ़ी, कस्टम, ट्रेडिशंस, पुराने चले आ रहे। उसका मैं एक एग्जांपल लूंगी, सती प्रथा कई सालों से चला आ रहा था, ठीक, किसी को नहीं लगा कि वो गलत है, एक टाइम के बाद हमें लगा कि नहीं ये गलत है। ट्रेडिशन था, वो एक कस्टम था हमारा, एक रूढ़ी थी जो चली आ रही थी। मतलब एक टाइम के बाद जब हम लोग अवेयर हुए कि ये गलत है तो हमने उसे नियम बनाकर खत्म किया, रूल बनाकर खत्म किया, लॉ बनाकर खत्म किया। क्यों? क्योंकि वो चीज समाज के लिए गलत है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। जैसे जेरेमी बेंथम का भी एप्लीकेबल हुआ ना यहाँ पर, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, वो हमें कुछ नहीं दे रहा था। देन अभी क्या करेंगे, हम ऐसे रूल्स लेकर आएंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो, जैसे कि आर्टिकल 21A, हर एक चीज को, जूरिस्प्रूडेंस को आप आपके बनाए हुए आज के टाइम में जो इन्फोर्स लॉ है उन पर अगर आप को रिलेट करेंगे इजीली आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 21A क्या सेंस है, क्या लॉजिक है, तो बहुत लॉजिक है, बहुत सेंस है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पीछे। हाँ, मीन्स ये जरूरी है और इस तरह के लॉ बनाए जाने चाहिए, है ना। सती प्रथा जैसे चीज जो थी वो किसी काम की है नहीं। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल इसी के बारे में बात करता है। स्टेट मतलब क्या, सोसाइटी मीन्स वी पीपल, हम लोग, हमारे बारे में बात करता है। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम लिबर्टी।
मैक्सिमम हैप्पीनेस कब पॉसिबल है? जब हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इस तरह का हो कि हम नेटवर्क इशू, सॉरी, समझ आ रहा है ना सभी को? अजय, प्रवीण, शांभवी, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, डेफिनेटली मैम। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रिलेशन ऑफ लॉ विद स्टेट की बात की गई है तो सिंपल सी चीज है कि हमें ये समझना है कि सोसाइटी की नीड क्या है। सबसे खास चीज देखिए क्या लिखा है इन द बुक लिमिट्स ऑफ jurisprudence defined. Jeremy Bentham says that the state is the amalgamation of maximum happiness and maximum liberty. He means that if people will be liberal and free to do and choose whatever they want, they will be attending and almost happiness, and they will consequently deliver the best of the society to the society and the state. He wanted to prevail the concept of the greatest happiness of the greatest number of the people, and he did so by testing of law. अब यहाँ पर अगर हम ऐसे रूल्स बना दें जो हमें कंट्रोल तो करता है बट हमें मेजर प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन लॉजिक है, एक फ्लो जो होता है वो फ्लो पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स यहाँ पर लोगों की अगर हैप्पीनेस की हम बात करते हैं तो इसके पीछे जो लॉ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर लॉ सिस्टमैटिक है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं इजीली, एक्सेप्टेंस यहाँ बहुत मैटर करता है। अगर किसी विधि को हम स्वीकार्य करते हैं तो वो हम अच्छे से अगर स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसे मानना, है ना। अब अगर हम उसे खुश होके नहीं माने तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किस पर आएगा? हमारे वर्क पे, हमारे कल्चर पे। मीन्स हम लोग स्टेट को या राज्य को वो चीजें नहीं दे पाएंगे जो कि हम एक्चुअल में देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज आप देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो भी ये विधि है पर उसे मानने वाले हम लोग हैं, बनाने वाले हम लोग हैं, हम पर एप्लीकेबल भी हम पर ही की जाएंगी, पनिशमेंट देने वाले भी हम ही लोग हैं, हम ही में से कुछ लोग हैं जो जस्टिस करेंगे। मीन्स ओवरऑल किसे रोल प्ले करना है? वी पीपल। तो हम लोगों के लिए जरूरी है कि लॉ इस तरह का हो जिसकी यूटिलिटी हो, यूटिलिटी के साथ इस तरह की विधि हो जो स्टेट और सोसाइटी के बीच बैलेंस, स्टेट और लॉ के बीच बैलेंस करके रखे। स्टेट में यहाँ स्टेट की बजाय अगर हम सोसाइटी वर्ड यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेट पूरा ओवरऑल सारी चीजें इंक्लूड है। सोसाइटी में हम लोग एक अच्छे से उस चीज को समझ सकते हैं कि हम पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, किन चीजों के साथ हम सर्वाइव कर सकते हैं, किन नियमों को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, किन को नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लोग उसे डिनाई अगर करते हैं तो यहाँ पर उस लॉ को बनाए जाने का कोई सेंस नहीं होगा। इसी के साथ एक चीज ऑस्टिन की, थोड़ा ऑस्टिन के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ इतना सुनिएगा। जैसे कि हर कोई भी जो भी फिलोसोफर होता है वो लॉ के बारे में बात करता है कि लॉ ये है। जैसे आज भी मैं बोलूं हमारे पास आईपीसी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये रूल्स होते हैं, आईपीसी के लिए ये चीजें हैं, आईपीसी का प्रोसीजर सीआरपीसी में सारी चीजें हैं। पर एनालिटिकल स्कूल के जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनका ये मानना है कि टाइम टू टाइम लॉ क्या है, विधि क्या है, इस पर डिस्कस नहीं किया जाए। अभी नई विधि क्या हो, नई डिमांड क्या है विधि को लेकर, नए रूल्स क्या, नई ऐसी नीड क्या है, उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। तो इस पॉइंट को आज आप लोग पकड़ के रखेंगे दिमाग में कि ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट था वो किससे रिलेटेड था? विधि क्या है, नहीं, विधि कैसी होनी चाहिए, मींस लॉजिक। सबसे मेन चीज कि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे हम लोग यहाँ पर उद्देश्य डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग अपने पर्पस बना सकते हैं। जो मेन चीज है एनालिटिकल स्कूल की कि रिलेशन क्या है विधि के बीच और एक राज्य के बीच, तो उसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिस्कस ये किया जाए कि क्या है, तो दैट्स फाइन, हमारे पास है, अभी नया क्या करना है, अभी नई विधि कैसी होनी चाहिए।
कौन सी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स है जो नए नियमों से सॉल्व की जा सकती हैं, जो नई विधि से सॉल्व की जा सकती हैं। इसीलिए एनालिटिकल स्कूल ये बोलता है कि कई बार होता है ना कि हमारे जो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, स्टिल वो लॉ है, देन क्या करेंगे हम उन्हें खत्म करेंगे, हम नए ऐसे नियम लेकर आएंगे जो हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल है, जैसे कि जेरेमी बेंथम ने कहा उपयोगी है ना। तो जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन बेंथम तो आई थिंक थोड़ा आपको समझ आया होगा कि बेंथम का सीधा सा कॉन्सेप्ट की विधि वैसी होनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारे लिए जो चीज कोई उपयोगी नहीं, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे वो विधि हो, हमारे किसी काम का नहीं है। कोई संप्रभु मतलब सॉवेरेन